पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते तो सब हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है। समझने वाले बहुत कम ही लोग हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैंने अपना एक वीडियो लेक्चर इससे पहले भी दिया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है। और उसमें पहले पार्ट यानी नाउन को मैंने अच्छी तरह से आप सबके लिए डिफाइन किया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या साथ ही साथ उनके लिए मैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा, वो जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज हम लोग उसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देख रखा है उनको पता होगा कि अगला पार्ट मेरा क्या है। अगला पार्ट मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग यानी कि प्रोनाउन है। तो आज हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे और प्रोनाउन को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और समझते हैं प्रोनाउन होते क्या है और प्रोनाउन के कुल कितने भाग होते हैं। प्रोनाउन, वर्ड्स विच कैन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और कॉल्ड प्रोनाउन, अर्थात वे सारे शब्द जो नाउन की जगह पे हम लोग प्रयोग कर सके। यानी जैसा आप जानते हैं कि नाउन को मैंने बताया कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने एक सेंटेंस में आते हैं। तो वे सारे शब्द जो नाउन की जगह का लेकर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएं, वे सारे शब्द हमें प्रोनाउन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई टॉपिक आता हूँ लेकर पढ़ाने के लिए, उसे बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आज आप तो डेफिनेशन इसकी प्रोनाउन की जानते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन के प्रोनाउन का अर्थ भी समझते होंगे कि जो शब्द नाउन की जगह पे यूज किए जाएं वो सारे शब्द में प्रोनाउन के रूप में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोनाउन का महत्व क्या है। तो चलिए इस डेफिनेशन को अगर नोट करना चाहे तो नोट कीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को मैं प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि प्रोनाउन का प्रयोग अगर हम लोग किसी वाक्य में करते हैं तो वहां पे हमें भाषा की सुंदरता को स्पष्ट करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि बार बार नाउन का यूज किया जा रहा हो, न बार बार नाउन का प्रयोग किया जा रहा हो, तो वहां पे जो सेंटेंस की सुंदरता है, वाक्य की सुंदरता है, वो खोने लगती है। जैसे यहाँ पे अगर हमने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया तो जैसे मोहन इज स्टूडेंट, मोहन इज अ स्टूडेंट। और फिर मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज लेबोरियस। और फिर अगर ले लिया मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट। ठीक, अगर ऐसे सेंटेंस हमको मिल जाए तो देखिए कैसे लगेंगे। मोहन इज स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट। यानी कि बार बार अगर एक ही वाक्य में नाउन का प्रयोग होने लगे तो जो भाषा की सुंदरता है, जो वहां पे जो वाक्य की सुंदरता है, वो खो जाती है। इसीलिए जब कभी भी सेंटेंस को लिखते हैं और एक ही नाउन की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो रही हो तो उसको हम एक ही बार नाउन को लिखेंगे और उसके बाद उसी नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करने लगेंगे, जिससे भाषा आपको, वाक्य आपको अच्छा लगे पढ़ने में। तो वही सेंटेंस अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, अर्थात यहाँ पे एक बार हमने नाउन का प्रयोग किया और उसके बाद हमने प्रोनाउन का यूज किया, तो सेंटेंस आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो समझ गए इस बात को कि प्रोनाउन का यूज हम लोग केवल वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए करते हैं, क्योंकि एक ही वाक्य में यदि एक ही नाउन का बार बार प्रयोग हो रहा हो तो वहां पे वाक्य की जो सुंदरता है वो खो जाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन, उम्मीद है कि सर्वनाम का महत्व यानी प्रोनाउन का जो इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं आगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं उसे जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है कि आपके प्रोनाउन कुल 10 प्रकार के होते हैं और उन 10 प्रकार के प्रोनाउन में हमने इस स्लाइड में आपके लिए 8 प्रकार के प्रोनाउन लिखे हैं। बाकी 2 के नाम मैं आपके लिए अगली स्लाइड में लिखूंगा। तो पहला क्या है हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात वो सर्वनाम जिसे हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के नाम से जानते हैं, वो सारे सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, फिर इंपैथिक प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, फिर आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन 8 के नाम आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगली स्लाइड में बाकी 2 के नाम लिखे दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये है बाकी के 2 प्रोनाउन। पहला 9 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टि मतलब वितरण, जिसमें वितरण बताया जा रहा हो, वो सर्वनाम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो क्लियर, इन 10 के नाम आपको मैंने लिखा दिए हैं, आप इन्हें नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रोनाउन को, एक एक टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करते हुए और समझते हुए एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जगह प्रयोग किए जाते हैं, और ये प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन और भली प्रकार से समझना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप इसे समझ नहीं पाए तो ये आपको परेशान बहुत करता है। तो और क्योंकि साथ ही साथ ये जो केस इसका बदला जाता है, तो इस टाइप के प्रोनाउन का रूप भी, फॉर्म भी आपको बदला हुआ मिलेगा। तो आप लोग पहले जान लीजिए कि ये सारे प्रोनाउन होते कौन से। ये कुल 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन में कुल 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जैसे इसमें आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये 7 प्रकार के प्रोनाउन हमें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मिलते हैं। अब इसमें हमें पर्सनल प्रोनाउन में जो ये 7 प्रकार के प्रोनाउन है, इनको 3 भाग में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि सर्वनाम में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप में पढ़ा होगा, उसी प्रकार से जो इसमें इंग्लिश में प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा होता है हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और तीसरा होता है हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली एक वीडियो लेक्चर में आपको डिफाइन कर रखा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि बोलने वाला वक्ता होता है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन सुनने वाला श्रोता होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में वक्ता श्रोता आपस में बातें कर रहे होते हैं। अर्थात ये जान लीजिए कि जो वो आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड में हमें क्या मिलता है, यू मिलता है, और थर्ड में हमें मिलता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमें मिलता है ही, शी और इट। ये हमें मिलते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। और हाँ, इट के बाद इलावी दे भी मिलता है। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 प्रकार के प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। अब इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए अगले स्लाइड में एक चार्ट बनाते हैं जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन के जब केस बदलते हैं तो वो किस प्रकार से अपना रूप बदलता है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, आपको एक चार्ट मैंने बनाया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आता है। इसका जब पोसेसिव केस बनता है, पहले तो जान लीजिए केस क्या होते हैं। केस वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड को, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ये निर्धारित करते हैं कि वो किस जगह पे रहने वाला है। अर्थात नॉमिनेटिव केस में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो हमें निश्चित रूप से सब्जेक्ट के जगह ही प्रयोग करने रहते हैं। नॉमिनेटिव केस के जितने भी वर्ड हमें मिलते हैं वो सब्जेक्ट ही होते हैं।
अब आ जाते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मतलब अधिकार प्रकट करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनको देख के लगे, जिनको पढ़ के लगे कि इससे अधिकार प्रकट हो रहा है, तो सारे शब्द पोसेसिव केस में होते हैं। पोसेसिव केस भी दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है एडजेक्टिव के रूप में, दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन के रूप में। यानी कि जब पोसेसिव केस एडजेक्टिव के रूप में होगा तो कुछ दूसरे शब्द में होगा, पोसेसिव केस जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो किसी दूसरे शब्द में होगा। और तीसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो भी शब्द हमें ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत मिलते हैं वो सारे शब्द निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाते हैं, कर्म के स्थान पे जाते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि नॉमिनेटिव केस में आने वाला आई शब्द जब इसका पोसेसिव बनता है तो एडजेक्टिव रूप में माई रहता है और प्रोनाउन के रूप में माइन हो जाता है। यानी एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आई जो है माई के रूप में रहेगा और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आई माइन के रूप में रहेगा। और यही जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पहुंचता है तो ये मी हो जाता है। अर्थात आई का जो ये सारे वर्ड है, ये सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये जहां भी यूज होंगे तो उनको फर्स्ट पर्सन में ही गिना जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है वी। वी का जो नॉमिनेटिव केस में वी के रूप में रहेगा, ये सब्जेक्ट के रूप में हमें मिलता है। इसके बाद आते हैं पोसेसिव केस, यानी अधिकार प्रकट करने वाले के लिए जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है हमारे पास वी, तो आवर के रूप में आता है। और यही जब प्रोनाउन के रूप में पोसेसिव केस में आता है वी, तो आवर्स के रूप में आता है। क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, कहीं पे आवर कहीं पे आवर्स क्यों लगाते हैं। जब भी पोसेसिव केस एडजेक्टिव के रूप में आता है तो आवर के रूप में आता है, प्रोनाउन के रूप में आता है तो आवर्स के रूप में आता है। और यही जब ऑब्जेक्टिव केस यानी कि वाक्य का जो कर्म बनता है, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट बनता है, तो अस के रूप में आता है। क्लियर? अब सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल एक ही शब्द आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए केवल एक ही शब्द यूज करता है, यू। हिंदी में तो दो हैं, तुम या आप, लेकिन इंग्लिश में केवल एक शब्द है यू। तो यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, कहते हैं इंग्लिश बहुत मैनरलेस भाषा है। मैनरलेस भाषा क्यों? मतलब जैसे कि आप लोग हिंदी में बोलते हैं तो किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप प्रयोग करते हैं, और अपने से छोटे के लिए तुम प्रयोग करते हैं, या समान वाले के लिए तुम प्रयोग करते हैं। तो हिंदी तो क्लियर कर रही है कि आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, कि अपने छोटे से बात कर रहे हैं, कि आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, अपने से बराबर वालों को। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में यू बोल दिया गया। अब यू बोलने के बाद सामने वाला अगर ये समझता है कि मुझे असम्मानित रूप से तुम कहा जा रहा है, तो समझता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है इंग्लिश को। अगर वो सामने वाला समझ रहा है कि मुझे आप कह रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। तो इंग्लिश में यू शब्द एक अपने आप में एक कहते हैं मैनरलेस शब्द है। हिंदी में इसी शब्द के लिए हम लोग दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में खाली यू प्रयोग कर दिया, सामने वाला उसे मैनर के साथ समझे या उसे मैनरलेस समझे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो आते सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के रूप में हमें खाली यू मिलता है, और यू का जो पोसेसिव केस बनता है वो योर मिलता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में योर मिलता है, और यही पोसेसिव केस प्रोनाउन के रूप में मिलेगा तो योर्स मिलेगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब यू जाएगा तो बिना चेंज हुए यू ही रह जाएगा। क्लियर? अब आते हैं अपने नॉमिनेटिव केस के थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में हमें चार शब्द मिलते हैं। दे मिलता है, ही मिलता है, शी मिलता है, इट मिलता है। ठीक? अब दे जब पोसेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में जाता है तो देयर हो जाता है, और यही जब प्रोनाउन के रूप में जाता है देयर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में जब जाता है तब देम हो जाता है। ही जब पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जाता है तो हिज, और प्रोनाउन के रूप में हिज, अर्थात पोसेसिव के रूप में ही जो होगा वो हिज ही रहेगा, चाहे वो एडजेक्टिव में हो चाहे वो प्रोनाउन में हो, तो वो हिज ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब जाएगा तो हिम बन जाएगा। इसी प्रकार से शी के लिए, सी जब पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जाएगा तो हर बनेगा, और जब यही पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में जाएगा तो हर्ष हो जाएगा। लेकिन यही जब ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा शी, तो वो वहां पे हर हो जाएगा। अब आते हैं इट की तरफ। इट जब पोसेसिव रूप में जाएगा तो केवल एक ही फॉर्म में होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा, प्रोनाउन इसका बनता ही नहीं, और एडजेक्टिव रूप में पोसेसिव में इट्स का प्रयोग कर दिया जाएगा, और यही जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो इट का हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है ये चार्ट जो मैंने आपके लिए बनाया था, ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये भी जान गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के जो शब्द है वो कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं।
तो चलिए आप इस चार्ट को बना के तैयार कर लीजिए और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको जान लेना अति आवश्यक है कि प्रोनाउन एडजेक्टिव का, प्रोनाउन जब एडजेक्टिव का प्रयोग करना अक्सर कंफ्यूजन कर जाता है, लेकिन ये चीज आप क्लियर जान के रखिए कि प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के स्थान पे होता है, नाउन के बदले होता है, इसीलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन किसी सेंटेंस में यदि प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाए तब वहां पे वो प्रोनाउन वाला शब्द हमें प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में मिलता है, वो वहां पे एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि जो उस समय वो शब्द नाउन के पहले जो यूज होता है वो शब्द उस समय उस नाउन की विशेषता बतला रहा होता है। इसीलिए ये उस समय जो प्रयोग होता है किसी नाउन के साथ प्रोनाउन, तो वो नाउन का एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यदि मैंने 10 प्रोनाउन के जो पार्ट हैं उसको एक ही वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया तो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही उबाऊ हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करेंगे कि वीडियो लेक्चर को थोड़ा ही रखें और जिससे कि आप लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए नियर अबाउट 5 या 4 टॉपिक को ही कवर करूंगा और बाकी जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर के 2 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट आपने यदि अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को दूसरा पार्ट अध्ययन करना अति आवश्यक है, वरना प्रोनाउन आप पूरी तरह से जान भी नहीं पाएंगे। तो उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहूंगा जो मेरा वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इस वीडियो लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो भी जब भी मैं पब्लिश करूं, जल्द ही मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, तो जब भी मैं पब्लिश करूं वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे सबसे पहले देख ले। क्योंकि अगर आपने दोनों पार्ट में से किसी एक ही पार्ट को देखा तो आपको ये पूरा प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमने क्या लिया था कि दूसरा टॉपिक था हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है ये जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत जब वाक्य में कुछ ऐसे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं जिनके आखिरी में सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, तो वहां पे हमें वो शब्द जो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत मिलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि जब कोई भी कर्ता कार्य करता है तो उस कार्य का प्रभाव जब कर्ता पर स्वयं पड़ता है तो वहां पे सेंटेंस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कारण ही कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, तो वहां पे मिलता है। इसमें हमें जैसे मिलेगा माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सारी चीजें हमें मिलती है। अब जहां पे जो सेल्फ होगा वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है और सेल्फ जो होगा वो प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, और वहां पे हमें पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ से लगाने से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एग्जांपल लेते हैं इसका हम। तो स्टूडेंट, साधारण सी भाषा में जान लीजिए कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना रहता है। जैसे इस सेंटेंस में देख लीजिए कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, मतलब यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्वयं ही है, अर्थात इस ही को ही सब्जेक्ट बनना है, इस ही को ही ऑब्जेक्ट बनना है। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उसने स्वयं को बर्बाद कर दिया, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसके ऊपर स्वयं पड़ा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया, तो यहाँ पे यू के द्वारा नहीं, उसके द्वारा किया गया कार्य यू के ऊपर ही पड़ रहा है घूमकर उसका प्रभाव, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलता है। चलिए, उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स के सहारे आपको को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इंपैटिक प्रोनाउन ये हमारा तीसरा टॉपिक है।
और ये प्रोनाउन जो हमें मिलता है ये सेंटेंस में तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मिलने वाले शब्द होते हैं वही सारे शब्द हमें इम्पैटिक प्रोनाउन में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में तब किया जाता है जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर बहुत जोरदार तरीके से दिखाना हो, बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाना हो, तब वहां पे जितने भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं तब वो सारे प्रोनाउन हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पर एम्फैटिक प्रोनाउन में देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कीजिए, इसके बाद और आपको कुछ एग्जांपल देके इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम लोग अपने आप को के लिए, अपने आप को के अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग उसी अपने आप पे जो शब्द यूज होता है उसी शब्द को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए स्वयं या खुद ही अपने आप ही उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने आप ही इसे किया, या यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, इस टाइप के सेंटेंस जब मिल जाए जहां पे जो अपने आप की जहां पे कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर बहुत जोरदार तरीके से पड़ रहा हो, तो वहां पे प्रयोग होने वाले जो सेल्फ, जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उन वर्ड्स को हम लोग इम्पैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जो 2-3 टॉपिक मैंने आपको कवर किए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैटिक प्रोनाउन, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और शेष इसके 7 पार्ट जो है मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। पहले ही मैंने बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में सारे पार्ट को कवर करना एक साथ बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही लंबा वीडियो लेक्चर चला जाएगा। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके सारे पार्ट को देख सकते हैं। और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और इससे आपने कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और वे सभी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरा जब इस वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट है तो उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।